नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जीके विद आरके में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग कवर करने वाले हैं जीएस के कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं में, जैसे कि एसएससी, जेएसएससी, बीएसएससी या फिर किसी भी तरह की यदि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें ये प्रश्न पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला प्रश्न से। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा जो गेहूं का उत्पादन होता है वो होता है पंजाब में। किस राज्य में होता है? तो इसका सही उत्तर है पंजाब राज्य में सबसे अधिक उत्पादन होता है गेहूं का। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा यानी कि शुगर बाउल भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों, यदि हम बात करें कि सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा चीनी का जो उत्पादन होता है वो होता है महाराष्ट्र में। लेकिन चीनी का कटोरा यदि पूछा जाता है तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दक्कन के पठार में। दोस्तों, दक्कन का जो पठार है यहाँ पे सबसे अधिक असिंचित खेती की जाती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? तो देखिए, भारत में जितने भी लौह अयस्क का जो उत्पादन होता है और सबसे अधिक जो निर्यात किया जाता है वो जापान के साथ किया जाता है। ऑप्शन ए नंबर यहाँ पे सही है। किसके साथ सबसे अधिक निर्यात किया जाता है? तो जापान को निर्यात किया जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? तो देखिए, भिलाई में जो इस्पात संयंत्र जो बनाया गया है वो किस देश के मदद से बनाया गया है? सही उत्तर है रूस। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही उत्तर है। रूस के सहयोग से इसका निर्माण किया गया था। छठा प्रश्न है, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो देखिए, ताप विद्युत संयंत्र के संदर्भ में जो जोड़ा सही है यहाँ पे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कावास, जो गुजरात में सही है। बाकी हम बात करें कि कोरबा, तो देखिए कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। रामगुंडम कहाँ पे स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और तलचर जो स्थित है वो ओडिशा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सही उत्तर क्या है? कावास, जो गुजरात में स्थित है। बाकी ये तीनों कहाँ पे स्थित है हमने आपको बताने का प्रयास किया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में बिजली की चिरकालिक कमी रही है क्योंकि? ये दोस्तों देखिए, ऐसा प्रश्न इसलिए पूछा जाता है कि आप इस प्रश्न को अपने से भी गैस करके मार सकते हैं। ऐसे इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी है, बिजली की मांग बढ़ती रही है जबकि उसका उत्पादन और वितरण नहीं बढ़ा है। देखिए दोस्तों, बिजली की जो मांग है, इसकी जो डिमांड है वो दिनों दिन क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। लेकिन मान के चलिए 10 साल पहले जो बिजली उत्पादन करने की जो क्षमता थी वही 10 साल बाद भी उतना ही क्षमता है। बहुत सारे जगह क्या है, इसके उत्पादन की क्षमता बढ़ाया नहीं गया है। इसलिए क्या होता है कि बिजली की जो कमी रही है वो हमेशा से चलती आ रही है। इसके ऊपर सरकार ध्यान ज़्यादा नहीं देती है। तो इसका यही रीज़न है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की वैश्विक विरासत की सूची में कुछ दिनों पहले भारत के किस स्मारक को शामिल किया गया है? तो देखिए, यूनेस्को की वैश्विक विरासत की जो सूची है उसमें भारत का जो शामिल किया गया है, भारत के जो स्मारक शामिल किया गया है वो शामिल किया गया है जयपुर स्थित जंतर मंतर। देखिए, जयपुर में स्थित है जंतर मंतर, जिसको शामिल किया गया है किसमें? यूनेस्को की वैश्विक विरासत सूची में। ठीक है, जंतर मंतर तो ऐसे दिल्ली में भी स्थित है, ये सारे जंतर मंतर इस जगह पे स्थित है, लेकिन जो जगह मिला है विरासत में वो मिला है जयपुर स्थित जंतर मंतर को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं? तो देखिए, उपभोक्ता के लिए जो अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं वो कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद। देखिए, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं वो वस्तुएं होती है जिनकी उम्र सीमा या फिर कह सकें कि जिसकी टिकाऊ की जो क्षमता होती है साल 2 साल ही होती है। इसलिए इसको अर्ध टिकाऊ के अंतर्गत रखा गया है खाद्यान्न को और अन्य खाद्य पदार्थों को, जैसे कि चावल, गेहूँ जो होते हैं ये 1 या 2 वर्ष के बाद ये क्या होते हैं? खराब होने लगते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? कौन सा जो टैक्स है जो डायरेक्ट कर है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, धन कर। ठीक है, ये जो कर है क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी में, इसलिए आपको इकोनॉमिक्स पे भी फोकस करना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्न में से किसे घटाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ये, अप्रत्यक्ष कर को राष्ट्रीय आयकर निकालने के लिए एनएनपी में से घटाया जाता है। दोस्तों, आपको एनएनपी का यदि पूरा नाम पता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि आप कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने समझा इस प्रश्न को। यदि आपको एनएनपी का मतलब पता होगा तो ही आप इस प्रश्न को समझे होंगे।
चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि पानीपत की जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1526 में किनके बीच ये युद्ध हुआ था? तो देखिए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा था और यहीं से लोदी वंश की क्या हो गई थी? खात्मा हो गई थी। ठीक है, और बाबर ने अपना नींव रखा था। और बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 ईस्वी में हो गई थी, 1526 में युद्ध जीतने के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं, टका या फिर रुपया, चांदी का सिक्का निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था? तो देखिए इसका सही उत्तर है शेर शाह सूरी। सर्वप्रथम जो टका या फिर रुपया जो चलाया गया था, सिक्का जो चलाया गया था रुपया वाला, वो किसके द्वारा चलाया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या है? शेर शाह सूरी के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है। तो देखिए मणिपुर जो भारत की एक राज्य है और इनके साथ जो अलग अलग राज्यों की जो सीमा लगती है वो कौन कौन से राज्य हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड, असम और मिजोरम। देखिए यहाँ पे नागालैंड की जो सीमा लगती है वो उत्तर में लगती है और असम की सीमा पश्चिम में लगती है और मिजोरम की सीमा जो दक्षिण में लगती है। और पूर्व की यदि हम बात करें तो म्यांमार देश की सीमा लगती है किसके साथ? मणिपुर के साथ। तो ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा है तो उम्मीद करता हूँ एक लाइक का वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी, जिसे अंग्रेजी में सैडल पीक भी कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है? तो देखिए अंडमान निकोबार में जो गद्दीदार जो चोटी बन गया है वो कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान में स्थित है क्या? गद्दीदार चोटी, जिसे अंग्रेजी में यदि पूछा जाएगा तो सैडल पीक कहा जाता है इसको अंग्रेजी में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है झीलों के अध्ययन को। ठीक है, और इसके अंतर्गत और क्या क्या पढ़ा जाता है? तो देखिए तालाब का अध्ययन को पढ़ा जाता है, नदी का अध्ययन को पढ़ा जाता है और फिर जो नम मिट्टी होती है वो भी इसी को अंतर्गत पढ़ा जाता है, जिसको कहा जाता है लिम्नोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? तो देखिए शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो किस नदी के ऊपर बनाया गया है, फिर बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कावेरी नदी। देखिए कावेरी नदी के ऊपर बनाया गया है शिव समुद्रम जलप्रपात। और ये जो जलप्रपात है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए कर्नाटक के मांड्या जिला में स्थित है ये शिव समुद्रम जलप्रपात। पूछा जाता है दोस्तों कि शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है, मांड्या जिला में। अगला प्रश्न है, पठार की स्थलाकृति आदर्श है। तो देखिए पठार की जो स्थलाकृति है वो किस चीज़ के लिए आदर्श है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, खनन के लिए। पठार वाले क्षेत्र जो हैं वहाँ पे बहुत सारा जमीन उबड़ खाबड़ होता है, बहुत सारा नीचा हो जाता है, पहाड़ ये सब बन जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है? खनन के लिए ये आदर्श हैं। और जनरली यही पठार वगैरह से कोयला लोहा वगैरह की निकासी की जाती है। ठीक है, वहीं पे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो देखिए हरित क्रांति का जो संबंध है गेहूं के फसल से है। गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी जब हरित क्रांति को भारत में लाया गया था। ठीक है, जबकि चावल के ऊपर इसका थोड़ा सा गेहूं के अपेक्षा कम प्रभाव पड़ा था हरित क्रांति का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपसे एक प्रश्न भी पूछ रहे हैं। चलिए कि हरित क्रांति जो भारत में लाया गया था कब लाया गया था? आपको यदि आंसर पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो देखिए भारत में एक ऐसा नदी है जो इतनी गंदगी है, इतना गंदा फैल गया है इसमें, जिसे खुला नाला कहा जाने लगा है। तो इसका सही उत्तर है यमुना नदी, जो दिल्ली के किनारे यानी कि दिल्ली जो शहर स्थित है वो यमुना के किनारे ही स्थित है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा अगले वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।